वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 151 से 157 तक ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। These sections are related to duties of bailey. अभी लास्ट सेशन में we discussed about duties of the other party, जो कि कौन है, बेलर। बेलर की ड्यूटीज आप सबने जान ली हो, आई होप। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो गो बैक टू दैट सेशन। ऑन द टॉप यू कैन सी। इस सेशन में जाकर आइए और समझिए कि सबसे पहले जो सामान दूसरे पर्सन को दे रहा है, दैट इज बेलर, ऑनर और गिवर, वो पर्सन क्या ड्यूटीज है, उस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एंड नाउ बेली की क्या ड्यूटीज बनती है। द पर्सन हु रिसीव द थिंग फ्रॉम द अदर पर्सन, ठीक है, जिसको पोजेशन मिल रही है, जिसके पास सामान रखा जा रहा है, तो दैट पर्सन की क्या ड्यूटीज रहती हैं एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और उन ड्यूटीज को पूरा करना इज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो नहीं करेगा देन ही विल बी बाउंड। सो सेक्शन 151 से 157 को आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। The very first duty is take reasonable care of the goods bailed. Okay? जो सामान एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को हैंड ओवर किया है, पोजेशन में दिया है कि मेरे इस सामान को रख लीजिए, तो बेली की ड्यूटी बनती है कि उस सामान की भी वो वैसे ही केयर करे इन एक्चुअल जैसे वो खुद का सामान है उसका। ये होती है रीजनेबल केयर। एक्स्ट्रा समथिंग केयर करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इतना ध्यान रखे जैसे उसका वो खुद का सामान है। दैट इज वाई ये यहाँ पर वर्ड रीजनेबल लिखा हुआ है, द केयर दैट इज रिक्वायर्ड। Okay, so taking reasonable care of the goods bailed is as per section 151. सेक्शन याद रखिएगा 151 में क्या मेंशन है, दैट irrespective of the fact कि जो बेलमेंट है वो ग्रेचिचुअस है या नॉन ग्रेचिचुअस में है, द बेली की ड्यूटी बनती है कि वो उस सामान की ऐसे ही रीजनेबल केयर करे, सिमिलर टू द मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड, कि जैसे एक मैन, ऑर्डिनरी मैन, अपने सामान, किसी भी सामान की देखरेख करता है, सेम वे उसे भी उस सामान की केयर करनी है, ना तो ज़्यादा एक्स्ट्रा करनी है ना ज़्यादा कम करनी है, बट येस रीजनेबल केयर इज डिमांडेड हेयर द मोस्ट इस ड्यूटी में। अब आप समझेंगे एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को, देखिएगा। ए बेल्ड हिज डॉग बी टू बी फॉर अ वीक, ठीक है। ए ने क्या किया, अपना जो पेट डॉग था वो बी को दिया फॉर अ वीक कि इसके देख रेख करना, मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे बाहर जाना है। बट साथ में उसने उसको पर डे डेली चार्जेस 100 रुपीज़ भी दिए कि कुछ भी खर्चा होता है छोटा मोटा तो ये ले, पर डे मतलब 1 वीक तो कितने दे दिए, 700 रुपीज़ उसे दे दिए, और 1 वीक के लिए अपना डॉग उसके पास छोड़ गया। ये होता है हमारा क्या, नॉन ग्रेचिचुअस बेलमेंट, जिसमें कि आप साथ में कंसीडरेशन देते हो। आई होप सबको पता हो ये वाली बात भी। कंसीडरेशन वाली जो चीज़ें होती हैं, जब आप कंसीडरेशन किसी बेलमेंट में देते हो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ग्रेचिचुअस बेलमेंट। तो यहाँ पर उसने साथ में कंसीडरेशन दी है। नाउ स्टूडेंट्स, ग्रेचिचुअस नॉन ग्रेचिचुअस के बीच में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको डिफरेंस दिया है। जो स्टूडेंट्स इस सेशन में नहीं गए हैं, इन सेशन को नहीं देखा है, सो ऑन द टॉप अगेन यू कैन सी टाइप्स ऑफ बेलमेंट। Check this session and then you will get the clear difference and what are the various types of bailment are there. तो आइए let's back to this example। इसमें क्या बोला गया, as A came to B। अब जब A आता है वापस अपना पेट डॉग लेने आफ्टर अ वीक, he finds that dog was stolen from B। B के पास डॉग है ही नहीं। B इधर उधर देखता, अरे मिलता ही नहीं कहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि बी अगर अच्छे से संभाल के देख रेख करता तो शायद उस कुत्ते की कोई उसको डॉग को कोई चोरी करके नहीं लेके जाता। इट इज प्रूव्ड बाय बी दैट ही टुक रीजनेबल केयर ऑफ द डॉग बट स्टिल द डॉग वाज स्टॉलन। ओके, तो यहाँ पर ऑल्दो उसने पैसे दे रखे थे बट उसका डॉग क्या हो गया, चोरी हो गया, देन ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। अगर उसने ये शो कर दिया कि आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिम, मैं उसको डेली चेन से बांध के रखता था, आप पास पड़ोस में पूछ लीजिए, अगर सबने ऐसे बोला कि वो रीजनेबल केयर कर रहा था, देन इट्स ओके, देन इट्स फाइन, ही टुक रीजनेबल केयर। बट इफ हाउएवर ए अगर ये प्रूव कर देता है बी को कि यू डिडंट टेक रीजनेबल केयर, मैंने यहाँ वहाँ भी पूछा है, तुम उसे बांधते नहीं थे या तुम उसकी तरफ देखते भी नहीं थे, वो बाहर ही बैठा रहता था गेट के बाहर, तो ये चीज़ अगर उसको पता लगी, ही लेफ्ट द डॉग अनचेन्ड जैसे, सो बी देन वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तब यस बी रिस्पॉन्सिबल होगा बिकॉज ही ऑलरेडी गिवन दैट इन अ कंसिडरेशन एंड स्टिल ही डिडंट टुक
लॉट ऑफ केयर ऑफ दैट डॉग, सो दैट इज रीजनेबल केयर जो डिमांडेड थी वो भी नहीं थी, तो यहाँ पर इस वजह से वो लायबल होगा. सो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी केयर नहीं की गई. Right, students? Next duty we have of bailey is no unauthorized use of goods. ओके आपको जिस अथॉरिटी के लिए सामान दिया गया है आप उस गुड्स को या उस पर्टिकुलर थिंग को उसी के लिए ही यूज कीजिए, बिना पूछे उस पर्सन की परमिशन लिए. यू कैन नॉट यूज दैट गुड. अगर आपने किया और कुछ नुकसान हो गया तो बेली ही जिम्मेदार होगा, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल. ये हमें मेंशन्ड है सेक्शन 154 में. सो सेक्शन 154 में क्या बोला गया है, लिसन इट केयरफुली, दैट इफ ड्यू टू द फैक्ट ऑफ द बेली की वजह से uses the good bailed in a manner inconsistent with the terms of the contract, जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स और कंडीशंस गिवन थी कि ये सामान इस वजह से है या इस मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और उससे हटके या उस कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैरी कोई चीज़ बेली अगर करता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ, देन ही विल बी हेल्ड लायबल. अगर कोई भी एक्सीडेंट या डैमेज होता है तो उस गुड को कोई भी डैमेज हुआ तो बेलर आके साफ कह देगा इस पर्टिकुलर थिंग के लिए मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी थी और तुमने इस सामान को इसलिए यूज किया, नाउ यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. नाउ अगेन विद एग्जाम्पल, एज यू नो कि मैं हर केस में आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको केस अच्छे से समझ में आए. तो इसमें क्या है, ए ने अपनी कार दी है किसको, बी को, फॉर हिम टू ड्राइव ओनली, कि तुम ही इस गाड़ी को चलाओगे, नो अदर पर्सन विल ड्राइव ओनली. अब क्या होता है, बी उससे गाड़ी ले जाता है और वहां पर उसको कौन मिलता है, बी को अपना कजन सी को भी अब मन कर जाता है, मेरा मन कर रहा है ड्राइव करने का. सो देखिए वैसे तो इस थिंग में कुछ ऐसा नहीं था, बट ए ने यहाँ कंडीशन रखी थी टू ड्राइव हिम टू ड्राइव ओनली. अब क्या है, बी को सी को नहीं देनी चाहिए, बट सी हर कजन वो उसको ड्राइव दे देता है. सी राइड्स द कार विद केयर, ऑल्दो वो केयर के साथ चला रहा है बट स्टिल उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे कि कार को काफी नुकसान होता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. सो कार को नुकसान हुआ, डैमेज हुआ. अब ए आता है अपनी कार लेने, तो अब क्या कहेगा बी को, तो देखिए ए तो बी से ही पैसे मांगेगा, बी इज लाइबल टू कंपनसेट. क्यों, एक तो एक्सीडेंट से उसकी कार डैमेज हुई, सेकंड उसने जो कंडीशन दी थी दूसरे पर्सन से, उसने अपने कजन को कार नहीं देनी थी. सो ए में claim his liable या make liable B to compensate him as the damages caused to the car. Now the next duty, very important, is not mix goods bailed with own goods. Okay, कुछ सामान अगर बेलर ने दिया है बेली को कि ये मेरा सामान है ये अपने पास रखो, और वैसा ही सिमिलर सामान अगर बेली के पास ऑलरेडी है तो बेली की ड्यूटी बनती है उन दोनों सामान को सेपरेट ही रखे, क्योंकि इसका सामान अलग है और बेलर का सामान अलग है. ही कैन नॉट मिक्स बोथ द गुड्स. So not mix the goods bailed with his own goods, you cannot do so. Let's understand this. The bailee must not mix the bailed goods with his own goods and must keep them separately. Separate ही रखे सामान को, अपने सामान में उसको ना मिलाए. If however अगर वो मिक्स कर देता है दोनों सामान को, बेलर का भी और अपना भी, तो क्या होगा, there are 3 conditions for that. So first condition is according to section 155. सेक्शन यहाँ याद रहेंगे, 154 अभी हमने प्रीवियसली किया है. So 155 कहता है कि अगर मिक्स हुआ सामान, if mixed with the consent of the bailor, बेली ने अगर सामान को मिक्स बेलर से पूछ के ही किया है, ठीक है, बेलर ने भी कह दिया हाँ कोई नहीं अपने में मिला लो, अलग से ही तो लेना है, then both of them will have proportionate interest in the mixture produced. दोनों का सामान जो रहेगा जैसे मिक्स हो, जैसे 5 kg जो था वो था बेलर का, 3 kg जो था वो था, जैसे आप यहाँ पे देख ले सकते हैं दिस. ओके, सो यहाँ पर ये क्या था, 5, दिस इज राइस, सो 5 kg राइस है बेलर के, 3 kg राइस है बेली के, ए और बी है. तो बी ने इसे पूछा क्या मैं आपका सामान मिक्स करके ही रख दूं, तो अगर वो दोनों मिक्स करके रख देता है सामान को, 5 + 3 कितना हो गया, 8 kg. अब जब लेटर ऑन बेलर अपना सामान लेने आएगा तो उसको उतना ही प्रोपोर्शनेट निकाल कर देना है बेलर को. कितना था उसका, 5 kg, सो इस टोटल में से 5 kg निकाल कर दे देगा, रेस्ट जो बच गया वो बेली का. दैट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ये बहुत ही नॉर्मल बात है. बट नेक्स्ट थिंग इज, एज पर सेक्शन 156 क्या कहता है कि यहाँ तो था सामान, बी ने एक ही कंसेंट ले ली, अगर उसने इफ मिक्स्ड विदाउट द कंसेंट,
अगर उसने खुद ही मिक्स कर दिया, बेलर से परमिशन ही नहीं ली, विदाउट द कंसेंट, और अब क्या है, इफ इट कैन बी मिक्स्ड, अगर उसने जो मिक्स किया है सामान, ये सामान जो भी, द बेलर हैज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस फॉर द मिक्सचर एंड डैमेजेस गोज ड्यू टू द मिक्सचर। दिस इज बेलर नहीं होगा, यहाँ बेली होगा, बेली। ओके, सो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर बेलर से बिना परमिशन लिए बेली सामान को मिक्स कर देता है या कुछ भी ऐसे कर देता है, तो लेटर ऑन जब उसको सामान अपना लेना है तो वो क्या करेगा, उसको वो सारा एक्सपेंस खुद से बियर करना पड़ेगा, जो भी उस सामान को अलग अलग करने में आएगा चार्जेस या जितने भी कॉस्ट उसकी लगी, डैमेज जो भी हुआ, ये सब बेली की जिम्मेदारी है। वन मोर कंडीशन इज देयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 157। 157 कहता है कि इफ मिक्स्ड विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर, चलिए बेलर की कंसेंट से बेलर की विदाउट कंसेंट से फिर से सामान किया गया, बट इफ मिक्सचर इज बियॉन्ड सेपरेशन, यहाँ तो क्या है कि डिवाइड हो गया, लेकिन डिवाइड करने में जो भी खर्चा आएगा वो बेली को ही बियर करना है, बट यहाँ पर वो सामान अलग भी नहीं हो रहा, जैसे ये है, अब इसमें पता थोड़ा लग रहा है कौन सा राइस किसका है, ए का है कि बी का है। सो बेली इज रिक्वायर्ड टू कंपनसेट द बेलर फॉर द लॉस ऑफ द गुड्स, जितना भी वो सामान का डैमेज हुआ है या अब वो सामान नहीं ले रहा, तो उसके बदले में उसको सारा उसका लॉस बियर करना पड़ेगा, ये बेली की जिम्मेदारी है। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको तीनों कंडीशन समझ में आई हैं। द नेक्स्ट ड्यूटी इज रिटर्न एनी एक्सक्रीशन टू द गुड्स। ठीक है, सपोज एक पार्टी ए ने अब बी को अपने पास ए बी के पास अपना कुछ सामान छोड़कर गया है, और उस सामान में कुछ भी एड ऑन होती है चीजें, ठीक है ना, एड ऑन मतलब उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ है या वो सामान बढ़ गया है, कुछ ऐसा है, तो वट एवर द थिंग इज, सारा कुछ मिलाकर बेली की ड्यूटी बनती है कि रिटर्निंग टाइम पर वो सारा उसको रिटर्न करे। ओके, ऐसा ना हो कि जो दिया था बस वही जो उससे एड ऑन हुआ है वो ना दे। इसको हम समझते हैं क्या बोला गया, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर दोनों के बीच में नहीं है तो ये रूल फॉलो होगा, कॉन्ट्रैक्ट है तो वही कंडीशन फॉलो करनी है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेम, अगर कोई भी प्रॉफिट एड ऑन होता है जो सामान था, द सेम मस्ट बी डिलीवर टू द बेलर, बेलर को वो सारा सेम रिटर्न करना पड़ेगा अलोंग विद दैट प्रॉफिट जो एड ऑन हुआ है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए बेल हिज काउ टू बी फॉर अ वीक। ठीक है, अपनी वीक के लिए अपनी काउ ए जो है बी को दे देता है। अब क्या होता है, काउ 1 वीक के बाद बर्थ देती है टू अ काफ। ओके, उसको काफ बेबी पैदा होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो द बेली मस्ट, अब जब रिटर्निंग का टाइम आएगा आफ्टर वीक, बेली की ड्यूटी बनती है कि वो एज इट इज डिलीवर काउ को करे ही करे, प्लस उसके साथ उस काफ को भी दे, एज जो काफ है वो एड ऑन हुई है, एक्सक्रीट हुआ है। ओके, है ना, ओके, एक्सक्रीशन हुआ है काउ के साथ, सो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो दोनों को रिटर्न करे। द नेक्स्ट ड्यूटी इज रिटर्न द गुड्स। ये तो बहुत ही नेचुरल थिंग है कि अगर किसी ने आपको अपना सामान देकर गया है तो टाइम आने पर आप जब वो सामान मांगेगा, यू हैव टू रिटर्न इट, यू कैन नॉट से नो आई एम नॉट गिविंग। सो आफ्टर द टाइम फॉर विच द गुड्स हैज बेल्ड, ओके, जितने टाइम तक गुड्स थे उस पर्सन के पास उसने रखे, और वो टाइम अगर एक्सपायर हो गया है या जिस पर्पस के लिए सामान दिया था वो फुलफिल हो गया है, बेली मस्ट रिटर्न, बेली की ड्यूटी है कि वो सामान को रिटर्न करे टू द बेलर एज पर हिज डायरेक्शन, या तो उसको रिटर्न करे या बेलर ने जो भी डायरेक्शन दी है यूज करने की उसके अकॉर्डिंग उस सामान को रिटर्न करे। सो रिटर्निंग द थिंग इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी टू कंप्लीट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ बेलमेंट। Right students, so with this we have discussed the various duties of bailey. I hope आपको अब पूरा कंसेप्ट समझ में आया है कि बेलर की क्या ड्यूटीज होती हैं और बेली की क्या ड्यूटीज होती हैं। In next session we will discuss their rights. Till then, keep watching, keep sharing, have a nice day. There is our email and telegram, you can follow us here on these, and on email you can send your queries, any kind of notes you want, जो भी आपके doubts हैं। Thank you.